देहरादून से बड़ी खबर है, जहां केदारनाथ उपचुनाव जल्द होने वाले हैं और इसी के मद्देनजर अब टिकट को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ही घमासान मचा हुआ है और आपको बता दें कि दावेदारों से दिख रही है असहज। दोनों ही दल अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर पाए हैं। दावेदारों ने पार्टियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आपको बता दें 29 अक्टूबर को नामांकन की आखिरी तिथि है और उससे पहले ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द नामांकन से पहले ही प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया जाए, लेकिन उस में अभी समय लग रहा है। घमासान किसी तरह से मचा हुआ है दोनों ही पार्टी में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस। तैयारी बेशक दोनों की धरातल पर देखने को मिल रही है और दावे भी दोनों ही दल कर रहे हैं अपनी अपनी जीत के, लेकिन प्रत्याशियों की जहां तक बात है वहां पर आकर घमासान मचा हुआ है। दोनों पार्टियों में असमंजस की स्थिति है क्योंकि कैंडिडेट्स बहुत सारे हैं। हालांकि नामों का पैनल बनाकर भेज दिया गया है। नामों का पैनल भेज दिया गया है। कांग्रेस की तरफ से कल एक बैठक भी हुई थी केंद्रीय स्तर की दिल्ली में, जिसमें तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे और चर्चा की गई। हालांकि यहां पर असमंजस की जो स्थिति बनी हुई है वो एक बड़ा सवाल है कि आखिर इतना समय क्यों लग रहा है प्रत्याशी घोषित होने के लिए। और हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। हिमांशु अरुण, यहाँ पर जिस तरीके से पूरा मामला सामने आ रहा है, अभी तक भी दोनों ही पार्टियों ने अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस। हालांकि तैयारियों के दावे दोनों ही दल कर रहे हैं। वजह क्या सामने आ रही है? जी दिव्या, केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है और ऐसे में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुए आज तीसरा दिन है। तो ऐसे में लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही दल ये कह रहे हैं कि उनकी तैयारियां पूरी है, लेकिन अगर प्रत्याशी चयन को लेकर देखा जाए तो दोनों ही दल कहीं ना कहीं असहज दिखाई दे रहे हैं और दोनों ही दलों में असमंजस की स्थिति प्रत्याशी को लेकर बनी हुई है। जिस तरीके से अभी नामांकन की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर है, लेकिन अभी तक दोनों ही मुख्य दलों में से कोई भी दल अपना प्रत्याशी केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए घोषित नहीं कर पाया है। ऐसे में अगर बात भारतीय जनता पार्टी की करें तो इस बार करीब ये पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि जब भारतीय जनता पार्टी इतना विलंब टिकट के घोषणा में कर रही है, क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अभी 4 ही दिन बस नामांकन की अंतिम तिथि में बचे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भी इस बार कहीं ना कहीं असहज दिखाई दे रही है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में भी कई दावेदार हैं और लगातार जो दावेदारों के बयान सामने आ रहे हैं उन बयानों से भी कहीं ना कहीं असहज होती हुई पार्टी दिखाई दे रही है। तो ऐसे में हो सकता है कि इसी को लेकर विलंब भारतीय जनता पार्टी में भी हो रहा है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी में भी रार देखने को मिल रही है। जो बड़े नेता हैं उनके बीच में मनमुटाव की लगातार चर्चाएं हो रही हैं। लगातार जिस तरीके से पर्यवेक्षकों ये भी सियासी हलकों में ये भी चर्चाएं भी तेज हुई कि जो पर्यवेक्षक बनाए गए थे उन्होंने सीधे अपनी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को भेज दी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी को उसके बारे में जिक्र ही नहीं किया। तो इस तरीके से दोनों ही दलों में कहीं ना कहीं अंदर खाने खींचतान जो है वो देखने को मिल रही है और असमंजस की स्थिति दोनों ही दलों में बनी हुई है। ऐसे में बात अगर भारतीय जनता पार्टी की करें या कांग्रेस दोनों ही दलों की, तो ऐसे में एक दूसरे को देखकर अपनी चाल चलने की जो है कोशिश यहाँ पर दोनों ही दलों के द्वारा हो रही है। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष साफ भी कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि हम भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को देखकर टिकट की घोषणा करेंगे, प्रत्याशी मैदान में उतारेंगे। तो वहीं इससे देखा जा सकता है कि दोनों ही दल एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे की तैयारियों को परख रहे हैं और जो दूसरा दल है वो किस तरीके का प्रत्याशी मैदान में उतारना चाहता है, उसकी क्या रणनीति है, उस हिसाब से अपना प्रत्याशी मैदान में उतारना जो है दोनों ही दल चाह रहे हैं। तो ऐसे में इससे देखा जा सकता है कि इसमें लेट लतीफ़ी भी हो रही है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी ये चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी पहले टिकट की घोषणा करे। भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि कांग्रेस पार्टी की रणनीति देखकर टिकट की घोषणा की जाए। तो इस तरीके से हो रहा है, टिकट में विलंब भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की कल दिल्ली में बैठक भी थी और अब ये माना जा रहा है कि 27 तारीख तक कांग्रेस पार्टी अपना टिकट फाइनल कर सकती है और प्रत्याशी की घोषणा जो है वो कर सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी कब तक अपना प्रत्याशी घोषित करेगी, इसको लेकर अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को पैनल बनाकर भेज रखा है और वहां पर से प्रत्याशी की घोषणा होगी।
तो ऐसे में क्योंकि अगर केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की अगर इस बार देखा जाए तो दोनों ही दलों के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव बना हुआ है, दोनों ही नाक की साख का चुनाव ये बन चुका है। और जिस तरीके से दोनों ही दलों में देखा जा रहा है कि काफ़ी फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, एक एक कदम काफ़ी सोच कर आगे रख रहे हैं। दोनों ही दल कोई भी गलती इस बार नहीं दोहराना चाह रहे हैं, क्योंकि बद्रीनाथ विधानसभा सीट का जो उपचुनाव हुआ था, मंगलोर विधानसभा सीट का उपचुनाव हुआ था, उसमें कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल हुई थी। तो कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में भी जीत हासिल करना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती ये है कि जिस तरीके से वो 2 उपचुनाव वो हारी है, तो इस उपचुनाव में उन 2 उपचुनाव की कसक को जो है वो पूरा किया जा सके। तो ऐसे में प्रत्याशी की घोषणा कब तक होगी और ये जो असमंजस की स्थिति दोनों ही दलों में बनी हुई है कब तक हटती है और कब तक प्रत्याशी की घोषणा होती है और कौन ऐसा प्रत्याशी दोनों ही दलों के द्वारा मैदान में उतारा जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। अच्छा अरुण, यहाँ पर आपने जिस तरीके से कहा दोनों ही दल एक दूसरे की रणनीतियों पर नजर बनाए हुए हैं और उसी बिना पर जो है प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे, क्या ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर सस्पेंस बरकरार रखने की कोशिश की जा रही है? ऑलरेडी चयनित हो चुके हैं जो प्रत्याशी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश नहीं की जा रही है जिसकी वजह से दूसरा दल जो है असमंजस की स्थिति में रहे। जी दिव्या, बिल्कुल देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात भी करी जाए तो सूत्रों के हवाले से भी तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं, तमाम खबर सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी वो फाइनल भी हो चुका है, वहीं कांग्रेस पार्टी का भी प्रत्याशी फाइनल हो चुका है। और जैसा हमने बताया कि दोनों ही दल असमंजस की स्थिति में भी हैं और क्योंकि जो अन्य दावेदार है, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो करीब 7 दावेदार भारतीय जनता पार्टी में हैं और मजबूत दावेदारी अपनी कर रहे हैं, चाहे दिवंगत विधायक की बेटी ऐश्वर्या रावत हो या निर्दलीय चुनाव पूर्व में लड़े हैं 2 बार और उसके बाद 2022 के लोकसभा चुनाव के दरमियान भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए कुलदीप रावत, वो अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नोटियाल। तो ऐसे में हो सकता है कि ये भी समीकरण तैयार किए जा रहे हों कि जिस तरीके से अगर एक को टिकट दिया जाता है तो जो दूसरे दावेदार है उनमें नाराजगी ना देखने को मिले, उनमें भी रणनीति बनाई जा रही है, समीकरण तैयार किए जा रहे हो ताकि उन्हें किस तरीके से मनाया जा सके, ताकि उस समय कोई फूट पार्टी के अंदर इस तरीके की ना देखने को मिले, ताकि चुनाव पर उसका असर पड़े। वहीं भारतीय कांग्रेस पार्टी में भी करीब 12 दावेदार हैं। तो ऐसे में ये तमाम सूझबूझ भी जो है दोनों ही दलों के द्वारा दिखाई जा रही है और ऐसे में दोनों ही दल ये असमंजस की स्थिति में इसलिए भी हैं क्योंकि दोनों ही दल एक दूसरे को भी देखना चाहते हैं कि उसकी क्या रणनीति है और किस तरीके से अपना प्रत्याशी घोषित करता है। तो ऐसे में हो सकता है कि अब देखने वाली बात इन दोनों के बीच में होगी कि पहले मनोवैज्ञानिक बढ़त कौन सा दल बनाता है, कांग्रेस पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी, कौन पहले केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव पर अपना प्रत्याशी जो है वो उत्तर मैदान में घोषित करता है। जी बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हुए आगे रुक करेंगे जालौन से बड़ी खबर का, जहां हुक्का बार पर प्रशासन की छापेमारी हुई है। प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। ये बड़ी खबर जालौन से आपको बता रहे हैं, जहां पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। हुक्का बार पर छापेमार कार्रवाई हुई है, प्रशासन की संयुक्त टीम्स ने यह कार्रवाई की है, जिसकी वजह से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आबकारी, खाद्य सुरक्षा और औषधि श्रम विभाग का छापा यहां पर पड़ा है। सीएमओ पुलिस ने की सीओ सिटी के नेतृत्व में कार्रवाई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अवैध तरीके से हुक्का बार चलाया जा रहा था। उरई कोतवाली क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज का ये पूरा मामला है, जहां पर अवैध रूप से हुक्का बार संचालित किया जा रहा था और उसी के खिलाफ संयुक्त जो टीम है प्रशासन की, उसने कार्रवाई की है। लेबर डिपार्टमेंट और खाद्य सुरक्षा, ड्रग इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर और कोप्टा एक्ट के सीएमओ साहब सभी द्वारा ये संयुक्त कार्रवाई की जा रही है। अभी हुक्का बार का संचालन पाया गया है, इनके पास हुक्का का कोई प्रॉपर रूप से लाइसेंस नहीं लिया गया है और तंबाकू भी पाया गया है। सभी विभागों ने सैंपलिंग की है। लेबर विभाग ने 2 व्यक्तियों को जो नाबालिग थे यहाँ श्रम करते हुए पाया गया। सभी विभाग विधि के अनुरूप अपनी कार्रवाई करें। और विकास गुप्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके। विकास, क्या जानकारी है पूरी कार्रवाई के बारे में आपके पास? कहाँ का ये पूरा मामला है? ये उरई के पास, उरई में मेडिकल कॉलेज के सामने का मामला है, जहाँ पर हंक कैफे नाम से एक कैफे संचालित हो रहा था, जहाँ पर कुछ नाबालिग बच्चे भी पकड़े गए हैं और पुलिस ने जब छापेमारी की तो वहाँ पे अवैध हुक्का बार था, जिसको 5 टीमों ने मिलकर छापेमारी की है। जहाँ पर
अच्छा, कितने समय से ये हुक्का बार मेडिकल कॉलेज के सामने संचालित हो रहा था और अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई इस पर? जी, एक्चुअली क्या है कि सभी लोगों को पता रहता है कि यह चल रहा है, लेकिन छापेमारी पुलिस गई एक दो बार, उसको पा लिया गया। लेकिन जब मुखबिर की सटीक सूचना मिली खाद्य विभाग को, तो सभी संयुक्त टीमों ने मिलकर जी 5 विभागों की टीमों ने मिलकर इस पर छापेमारी की, जिसमें खाद्य विभाग, लेबर डिपार्टमेंट और पुलिस मुख्य रूप से पहुंचे और फिर कार्रवाई की गई है। अच्छा, कौन ये लोग हैं जो इस तरीके से अवैध रूप से हुक्का बार संचालित कर रहे थे, वो भी मेडिकल कॉलेज के ठीक सामने? जी, अभी एक्चुअली क्या, हुक्का बार का जो मालिक था वो भाग गया है, उसके बारे में पुलिस जानकारी कर रही है कौन है ये। जैसे ही जानकारी मिलती है मैं आपको अवगत कराता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया विकास जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे लखनऊ से बड़ी खबर की, जहां सरोजनी नगर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ के सरोजनी नगर से बड़ी खबर है, जहां पर भीषण सड़क हादसे की खबर है। किसान पथ पर तेज रफ्तार अनियंत्रित बस पलट गई, ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, कई गंभीर रूप से घायल हुए हैं लोग। और मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने हादसे में घायल यात्रियों को अस्पताल पहुंचाया है। सरोजनी नगर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। और हमारे ब्यूरो चीफ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या जानकारी इस पूरे हादसे के बारे में आपके पास? देखिए दिव्या, ये निश्चित रूप से देर रात हुआ हादसा है। रायबरेली से दिल्ली बस जा रही थी, प्राइवेट बस थी, और इसमें जो है सवारियां बैठी हुई थी और किसान पथ पर ये जो है असंतुलित होकर और इस बस का दुर्घटना हुआ, जिसमें ड्राइवर की मौत की सूचना, बाकी और जो यात्री थे वो घायल बताए जा रहे हैं। उनको तत्काल जो है अस्पताल में एडमिट करवाया गया। मौके पर जो है पुलिस प्रशासन पहुंची और रेस्क्यू समय से होने के कारण काफी एक अच्छी संख्या में जो है लोगों की जान बच पाई है। और अभी फिलहाल स्थिति जो है खतरे से बाहर है सबकी, लेकिन ड्राइवर की मौत हो गई है। और बस अभी कहाँ की थी इस बात की जानकारी आरटीओ जुटा रहा, क्योंकि नंबर प्लेट बस का जो है वो क्लियर नहीं हो पा रहा था दुर्घटना होने की वजह से। जी। और सबसे बड़ी बात ये है कि राजधानी की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, इस तरह के जो हादसे हैं वो आए दिन होते रह रहे हैं, लेकिन परिवहन विभाग या फिर इस तरह से जो भी लोग हैं इस पर कोई संज्ञान नहीं लेते हैं, और यही कारण है कि इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं। अच्छा प्रदीप, हमने देखा है पूरे प्रदेश में, देश में यहाँ पर सड़क सुरक्षा सप्ताह, सड़क सुरक्षा पखवाड़ा मनाया जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है, लेकिन उसका आउटकम क्या निकलता है ये कभी प्रशासन ने जानने की कोशिश की कि उस जागरूकता का क्या रिजल्ट है या फिर कहाँ कमी है? बिल्कुल आपने सही कहा कि सड़क सुरक्षा को लेकर तमाम अवेयरनेस स्कीम चलाए जाते हैं, लेकिन रीजन क्या है? आज अगर हम बात करें तो दिल्ली से उत्तर प्रदेश की तरफ आने वाले हजारों ऐसे आपको डग्गा मार बस मिल जाएंगे। दिल्ली से उत्तराखंड, दिल्ली से हिमाचल, तमाम ऐसे बस मिल जाएंगे। ARTO की बात करें, परिवहन विभाग की बात करें, कोई ठोस कार्रवाई अगर होती तो निश्चित रूप से इस तरह के जो हादसे हैं उन पर बैन लग सकता था। लेकिन जो विभाग भी खानापूर्ति करके छोड़ देता है, कहीं ना कहीं से विभाग भी जो है, विभाग के कुछ लोग ऐसे हैं जो इन बस मालिकों के साथ टच होते हैं और पूरी कहानी वही हिट कर दी जाती है। फिर जो बसें हैं वो बहुत ही बखूबी चलती है और इस तरह की दुर्घटनाएं होती रहती है। जी, बहुत शुक्रिया प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। और वक्त यहाँ चला एक छोटी सी खबर का, जहां जिले में जीएसटी विभाग की टीम की ओर से की गई छापेमारी से व्यापारियों में हड़कंप मच गया। दरअसल विभाग ने उरई और जालौन के 6 प्रतिष्ठानों पर छापा मारा। ये कार्रवाई जीएसटी के जॉइंट कमिश्नर मनीष श्रीवास्तव और पुनीत अग्निहोत्री के नेतृत्व में की गई। इस दौरान टीम ने कागजातों की गहन जांच और लेन देन की जानकारी जुटाई। बताया गया कि कर चोरी की शिकायतों के आधार पर यह छापेमारी की गई है। टीम ने व्यापारिक दस्तावेजों में कई अनियमितताएं पाई, जिसके बाद कुल 9 लाख रुपए का जुर्माना उन पर लगाया गया। टैक्स प्रोपोर्शनली नहीं मिल रहा है जितना कि अपेक्षित हमको था। तो इसी क्रम में यहाँ की ये जो 3 फर्म है, इनकी हम लोगों ने यहाँ पे आज जांच की है। इनकी हम लोगों ने डेटा एनालिसिस की। डेटा एनालिसिस हमारे DCSI भी है और हमारी बाकी टीम है। इन लोगों ने करने के बाद ये पाया कि जिस तरह से स्टेट में
अपेक्षित हमको वृद्धि होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई, क्योंकि बुलियन के प्राइस या गोल्ड के प्राइस लगातार बढ़ रहे हैं और इनके डेटा एनालिसिस से तो उस तरह की वृद्धि नहीं पाई गई। तो इसके पश्चात हम लोगों ने अपनी पूरी टीम बनाई और सारे रिकॉर्ड्स रखते हुए कि किस पॉइंट उनको जांच करनी है, हम लोग ने आज यहाँ पे जांच की। और हमारे संवाददाता विकास गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके। विकास, जानकारी चाहेंगे जो छापेमारी की गई है जीएसटी विभाग द्वारा, क्या कुछ कार्रवाई यहाँ पर हुई है? जी दिव्या, सुबह से ये छापेमारी चल रही थी जिसमें जालौन की और उरई की, मतलब जालौन और डिस्ट्रिक्ट जालौन और झांसी की कई टीमों ने मिलकर ये छापेमारी की है। लगभग 20 अधिकारियों की टीम ने ये छापेमारी की है, जिसमें जालौन के 3 और उरई के 3 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की। और ये प्रतिष्ठान काफी बड़े प्रतिष्ठान हैं, जालौन जनपद में अपना अस्तित्व रखते हैं, जिसमें से वेंकटेश ज्वेलर्स और हरी ज्वेलर्स और सुदर्शन ज्वेलर्स जो उरई के प्रतिष्ठान है, इनके यहाँ छापेमारी की गई है। और दीपावली आ रही है, जो कि त्योहार का सीजन है, तो खरीदारी के उससे ये लोग काफी सामान भी लेकर आए थे। खबर सूचना मिली है कि काफी सोना वगैरह खरीद कर आया हुआ था, जिसके कागज तैयार नहीं थे। इसकी जानकारी जब कमिश्नर जीएसटी टीम को हुई तो इन्होंने छापेमारी की। तो कमिश्नर जीवनीश श्रीवास्तव और पुनीत अग्निहोत्री की टीम ने नेतृत्व में छापेमारी की गई थी। दिव्या जी, यहाँ पर और ऐसे कितने प्रतिष्ठान हैं जिन पर जीएसटी की कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि त्योहारी सीजन है, जाहिर सी बात है माल इस वक्त ही आता है, ऐसे में कितने ऐसे चिन्हित किए गए हैं प्रतिष्ठान? दिव्या, अभी तो सिर्फ 3 ही प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई है। और चूंकि जब ज्वाइंट कमिश्नर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अभी इन्हीं छापेमारियों पर की गई है और हम लोगों के पास झांसी से उरई आने का संभव नहीं है रोज रोज। तो अभी ये लोग और कुछ दिन रुककर यहाँ और प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर सकते हैं, संभावित कुछ प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर सकते हैं। और जी, बहुत शुक्रिया विकास जानकारी के लिए। औरैया में अछलदा खंड शिक्षा क्षेत्र के ग्राम बधुआ में प्राथमिक विद्यालय और इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल में शिक्षक अपनी मर्जी से आते हैं और टाइम से पहले चले जाते हैं। स्कूल के बच्चों का कहना है कि मिड डे मील में उन्हें मिट्टी वाला खाना जो है वो परोसा जाता है। इसकी शिकायत हेडमास्टर से करने के बावजूद भी कोई एक्शन इसमें नहीं लिया गया। खाना ठीक नहीं बनता है। क्या दिक्कत आती है? सुड़ी आती है कभी कभी। खाना कहीं सब्जी बनेगी तो ज़्यादा रसा आता है, पानी ज़्यादा आता है। अच्छा ये बताओ, हेडमास्टर से शिकायत की इसकी? कई लोगों ने की है सर जी। अच्छा, कोई सुधार नहीं हुआ? खाना कैसा मिलता है आप लोगों को? खराब मिलता है, सुड़ी मिलती है, पानी ज़्यादा मिलता है। अच्छा, आप लोगों ने हेडमास्टर से शिकायत की इसकी? क्या सुधार नहीं हुआ अभी तक? क्या कहते हैं हेडमास्टर? क्या कहते हैं जिसने बनाया उसी से। तो खाने में सर सोडी आती है और कभी कभी मट्टी भी आती है। अच्छा, आपने कभी हेडमास्टर से शिकायत की इसकी? सर कुछ लोगों ने की है। सुधार नहीं हो रहा है? राम कुमार राठौर हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राम, जिस तरीके से यहाँ पर ये पूरा मामला आया है इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल का, जहाँ मिड डे मील के नाम पर गंदा खाना जो है बच्चों को परोसा जा रहा है, टीचर्स अपनी मनमानी कर रहे हैं, आखिर कब से ये पूरा प्रकरण संज्ञान में आया है, कब से ये मामला चल रहा है स्कूल में? दिव्यदर्शनी जी, बिल्कुल बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार से ये बगुआ प्राथमिक विद्यालय में टीचरों की मनमानी का मामला सामने आया है, जब मामला शिकायतें कई दिनों से आ रही थी, जब मीडिया ने वहां पर जाकर देखा कि वहां के जब स्टाफ को चेक किया तो लगभग वहां पर जो है 2 मास्टर 10 बजे आए और 12 बजे चले गए। ऐसे में जब उनका प्रेजेंटी रजिस्टर जब चेक किया गया तो उस पर ना ही एब्सेंटी लगी थी और ना ही उस पर प्रेजेंटी लगी थी। यूं का त्यों जब रजिस्टर पाया तब हेडमास्टर से इसकी बात की तो हेडमास्टर ने बताया कि मामला अभी संज्ञान में नहीं है, जानकारी करके बताते हैं। अच्छा राम, यहाँ पर हेडमास्टर को कैसे यहाँ पर मामले का संज्ञान नहीं है? अगर उन्हें भी स्कूल में रहते हुए अगर बाहर से जानकारियां मिल रही हैं तो फिर फायदा नहीं, और अधिकारी क्या कर रहे हैं इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, यही तो एक बड़ा सवाल है कि औरैया डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे जिलाधिकारी महोदय हैं इस समय इतने सख्त हैं। अब बिल्कुल गरीबों को न्याय भी मिल रहा है, पीड़ितों को न्याय मिल रहा है, हर तरीके से जांच हो रही, फिर भी हेडमास्टर यहाँ के स्टाफ को कतई जो है जिले के अधिकारियों में
भय नहीं दिखाई दे रहा है जिले के अधिकारियों पर। ऐसे में जब हेडमास्टर ने बात की, हमने फोन से बात की, तो हेडमास्टर ने बताया कि हमारी थोड़ी जो है बेसिक शिक्षा कार्यालय में उनका कुछ काम होगा या मीटिंग होगी। ऐसे में उन्होंने टाल मटोल करते हुए जो है मामले से पल्ला झाड़ लिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर जो बच्चे हैं वो बराबर हेडमास्टर से शिकायत करते हैं, बच्चों की सुनी नहीं जाती है। ये कहीं ना कहीं जो है बड़ा सवाल बना हुआ है। सवाल तो है ही, क्योंकि जब बच्चे कह रहे हैं कि हेडमास्टर से शिकायत हो चुकी है, हेडमास्टर कह रहे हैं अब जाकर मामला संज्ञान में आया है, तो क्या ही अधिकारियों को उनके द्वारा बताया गया होगा। अब ये जब मामला मीडिया में आया है तो क्या अधिकारियों ने इसका संज्ञान लिया है? क्योंकि ऐसे मामले अमूमन हमने देखे हैं कि अधिकारियों के संज्ञान में मीडिया ही लेकर आता है, क्योंकि वो कभी औचक निरीक्षण तक करने की जहमत नहीं उठाते हैं। जी बिल्कुल, अभी जो है हेडमास्टर को बता दिया गया, आगे एचएनएन की टीम इसमें पड़ताल में बराबर जुटी हुई है। आगे का प्रकरण बराबर जो है दिखाया जाएगा, अधिकारियों से बात भी की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया राम, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। आजमगढ़ में आगामी दीपावली के त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। इसी क्रम में पुलिस ने शहर कोतवाली क्षेत्र में चल रही नकली खोया की एक बड़ी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस दौरान एसपी सिटी शैलेंद्र लाल, एसडीएम सदर सुनील कुमार धनवंता, सीओ सिटी गौरव शर्मा समेत भारी पुलिस फोर्स मौजूद रही। छापेमारी के दौरान टीम ने फैक्ट्री में काम कर रहे 6 लोगों को हिरासत में ले लिया, जबकि कुछ मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग निकले। पुलिस की कार्रवाई में 50 कुंटल से ज्यादा नकली खोया बरामद हुआ है। आपको बता दें कि खोए को बनाने में केमिकल का उपयोग हो रहा था। जिसमें खोया बनाया जा रहा है। इस सूचना पर पुलिस टीम ने, कोतवाली आजमगढ़ की पुलिस टीम ने यहाँ छापा मारा है। यहाँ पे लगभग 50 कुंटल बना बनाया खोआ मिला है जो नकली बनाया जा रहा था, और इसमें केमिकल्स और पेंट इसमें इस्तेमाल किया जा रहा था बनाने के लिए, जिसमें से भारी मात्रा में पेंट बरामद हुआ है। सोडियम फॉर्मेल्डिहाइड सल्फॉक्सिलेट इसमें बरामद हुआ है, जिसको मिलाकर ये खोआ तैयार कर रहे थे। इसमें कई लोगों की इसमें गिरफ्तारी करी गई है और कई नामी ग्रामी मिठाई वालों को ये सप्लाई किया जा रहा था। ये इन्वेस्टिगेशन पार्ट है, कौन कौन आदमी से सम्मिलित थे उनके विरुद्ध भी इसमें दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। और इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।